Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel Let's Decode Law. This is Mansi and आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं that is regulation of combination section 6. So without any delay, let us start with our lecture 7 of competition law. Just a second. Before starting with regulation of combination, let us first take a quick recap of जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, that was combinations के बारे में, because आज का जो लेक्चर है इसी से कनेक्टेड है. तो हम लोग एक बार इसका क्विक रिविजन कर लेंगे. दैट इज कॉम्बिनेशन सेक्शन 5. हमने क्या देखा था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं. कॉम्बिनेशन मेनली तीन तरीके से किए जाते हैं या फिर तीन टाइप्स के होते हैं कॉम्बिनेशन. एक होता फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होता है जब एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज के में एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, वोटिंग राइट, शेयर्स एंड असेट्स लेती है. वो सेकेंड टाइप ऑफ होता है जब एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज जो कि सिमिलर या आइडेंटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आइडेंटिकल बिजनेस में है, उस एंटरप्राइज को अक्वायर करने का काम करती है. और तीसरे तरीके का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज मर्जर्स एंड अमालगमेशन. और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है जो थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाई की गई है उसके ऊपर. ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है ये असेट्स और टर्नओवर के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है. राइट कि जब भी कॉम्बिनेशन होगा, राइट, जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो एंटरप्राइज लेवल और ग्रुप लेवल दो बेसिस पे होता है. एंटरप्राइज लेवल मतलब जब दो कंपनीज के बीच में हो रहा है, और ग्रुप लेवल मतलब पूरे एक ग्रुप के बीच में जब होता है जहां पे एक से दो या दो से ज्यादा कंपनीज का कॉम्बिनेशन होता है. राइट एंड ये जो कॉम्बिनेशन है असेट्स और टर्नओवर के थ्रेशोल्ड लिमिट्स पे होता है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. इन इंडिया मतलब सिर्फ इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व है, आउटसाइड इंडिया मतलब एक इंडियन कंपनी और दूसरी फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है. राइट तो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट्स देखे थे. फॉर एंटरप्राइज लेवल इन इंडिया असेट्स में 2000 करोड़ से ज्यादा होगा या 6000 करोड़ से ज्यादा होगा, राइट, तो फिर हम लोग कॉम्बिनेशन मानेंगे. राइट इन थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ज्यादा होगा तो वो कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाएगा. सेम गोज विद आर ग्रुप लेवल, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है उसमें. देन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि कोई भी एंटरप्राइज जब किसी दूसरे एंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स होल्ड करती है, या फिर 50% या फिर उससे ज्यादा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप. देन हमने कुछ एग्जाम्पशंस देखे थे कि अगर कोई टारगेट एंटरप्राइज है, टारगेट कंपनी है जिसका अक्विजिशन हो रहा है, और ये जो अक्विजिशन होने के बाद में जो असेट्स है अगर वो 350 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जो टर्नओवर है वो अगर 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो फिर ये 5 साल के लिए सेक्शन 5 से एग्जाम्प्टेड है. ये सारी चीजें हमने कल कॉम्बिनेशन में पढ़ी थी सेक्शन 5 में. अगर ऐसे देखें तो हमने यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन होता क्या है ये समझा था. अब यहाँ सेक्शन 5 तक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, लेकिन अब जो हम लोग सेक्शन 6 से स्टार्ट करने वाले हैं वो लर्निंग पार्ट ज्यादा है. लाइक जैसे सीसीआई को आपको कितने टाइम में नोटिस देना है, या सीसीआई कितने टाइम में रिप्लाई करेगा, ये सारी जो चीजें दीज आर ऑल लर्निंग वाला पार्ट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. ओके. सो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन 6 क्या बोलता है. सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट prohibits any person or enterprise from entering into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India, and if such a combination is formed it shall be void. ठीक है, सेक्शन 6 क्या बोलता है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी एंटरप्राइज हो, अगर वो कॉम्बिनेशन करता है और उस कॉम्बिनेशन से अगर कंपटीशन के ऊपर अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो वॉइड रहेगा. ठीक है. सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 envisages that any person, any enterprise who or which
proposes to enter into any combination shall give a notice to the CCI disclosing details of the proposed combination in the form prescribed and submit the form together with the fees prescribed by regulation. Such intimation should be submitted within 30 days. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी पर्सन, कोई भी एंटरप्राइज, ठीक है, जो कि एंटर कर रहा है कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन यहाँ पे सारा रेफरेंस सेक्शन 5 से है, इसीलिए हमने पहले सेक्शन 5 पढ़ा था और वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हमने देखे थे कि जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स एक्सीड होंगे तब होगा कॉम्बिनेशन। और कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी पर्सन अगर कॉम्बिनेशन में एंटर कर रहा है तो उसे, राइट, जब से उसने ये जो भी कॉम्बिनेशन में एंटर कर रहा है तो उसे नोटिस देना पड़ेगा, किसको, सीसीआई को, प्रेस्क्राइब फीस के साथ में, राइट। कितने दिन में नोटिस देना है? 30 डेज। अब ये 30 डेज कब से कैलकुलेट होंगे? राइट, 30 डेज विल बी कैलकुलेटेड अप्रूवल ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू मर्जर और अमलगमेशन, राइट। अगर कोई भी मर्जर या अमलगमेशन करेंगे, राइट, तो कंपनी के बोर्ड मीटिंग तो होल्ड करेगी ना कंपनी, राइट। तो जब वो बोर्ड मीटिंग होल्ड कर रही है कंपनी ने, बोर्ड मीटिंग में वो लोग बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, सारे डायरेक्टर्स का कंसेंट लेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए। तो जब से आपने बोर्ड मीटिंग हेल्ड की है, जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग हेल्ड की है, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, वहां से 30 डेज के अंदर, ठीक है, वहां से 30 डेज के अंदर, या फिर, ठीक है, वहां से 30 डेज के अंदर, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट फॉर एक्विजिशन, या तो बोर्ड मीटिंग की है तब से 30 डेज में, या फिर अगर आपने कोई भी अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन कर लिया है, राइट, जो भी आपको कॉम्बिनेशन करना है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो भी अग्रीमेंट करना है, वो अग्रीमेंट वगैरह आपने कर लिया, वहां से 30 डेज में भी आप नोटिस दे सकते हो। तो या तो बोर्ड मीटिंग से 30 डेज में नोटिस दे दो, लाइक बोर्ड ने जब अप्रूवल किया तब से 30 डेज में नोटिस दे दो सीसीआई को, या फिर जब आपने अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वहां से 30 डेज में आप नोटिस दे दो सीसीआई को, ठीक है। फिर जो कॉम्बिनेशन है, राइट, कॉम्बिनेशन इफेक्ट में कब आएगा? तो उन्होंने क्या बोला है कि द कॉम्बिनेशन विल कम टू इफेक्ट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 210 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच द अबव नोटिस वाज गिवन टू सीसीआई और एनी अर्लियर डेट एज द सीसीआई में ऑर्डर, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो आप एंटर कर रहे हो, राइट, वो कॉम्बिनेशन इफेक्ट में कब आएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट कब कर पाओगे आप उस कॉम्बिनेशन को? जब से आपने सीसीआई को नोटिस दिया है तब से 210 दिन में, या फिर सीसीआई ने अगर कोई डेट बताई है, ठीक है, वहां से 210 दिन में, ठीक है। तो ये था हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर नोटिस, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा इसको, मतलब इट्स, अब आगे इस चैप्टर में जितनी भी चीजें, इट्स ऑल, एवरीथिंग इज जस्ट लर्निंग पार्ट, राइट। तो आपको ये सारी लिमिट्स जो है वो याद रखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्या आता है कि सीसीआई हैज बीन एम्पावर्ड टू डील विद सच नोटिस। ये जो नोटिस देगा ना कंपनी सीसीआई को, इस नोटिस से जो सीसीआई है वो डील करेगा। 3 सेक्शंस में इस नोटिस से डील किया जाएगा, दैट इज सेक्शन 29, 30, 31, ठीक है। सीसीआई को जो नोटिस मिलेगा उस नोटिस से सीसीआई 3 सेक्शंस में डील करेगा। कौन कौन से सेक्शंस है वो? सेक्शन 29, 30, 31, 29, 30, 31, ठीक है। तो सेक्शन 20, अब तीनों सेक्शंस हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ने वाले, बट जस्ट मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रही हूँ कि सेक्शन रिलेट किसको करते हैं। तो सेक्शन नंबर 29 में जो भी कॉम्बिनेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, राइट। कॉम्बिनेशन मतलब क्या कि 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज एक साथ आ रही है तो कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए, जानबूझ के कंपटीशन को इफेक्ट करने के लिए इन लोग ने कुछ कॉम्बिनेशन में एंटर नहीं होना चाहिए। इसके लिए सीसीआई जो है वो सेक्शन 29 में एक इन्वेस्टिगेशन रन करता है और उस इन्वेस्टिगेशन में वो पूरा प्रोसीजर रहता है इन्वेस्टिगेशन का, और उस इन्वेस्टिगेशन में देखता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सही तो है ना, इससे मार्केट में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कस्टमर्स को कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कंज्यूमर्स को कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कंपटीशन तो को एलिमिनेट करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं, राइट। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनको
उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कॉम्बिनेशन से। ये सारी चीजें जो है सेक्शन 29 में ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो लोग देखते हैं। नेक्स्ट कम्स दैट इज सेक्शन 30। सेक्शन 30 empowers the commission to determine whether the disclosures made it under section 6 subsection 2 is correct। ठीक है, सेक्शन 30 किससे डील करता है कि जो भी डिस्क्लोजर्स किए हैं कंपनी ने वो सारे डिस्क्लोजर्स सही तो है ना, कि कोई गलत डिस्क्लोजर तो नहीं कर दिया है कंपनी ने। एंड देन सेक्शन नंबर 31। सेक्शन 31 क्या बोलते हैं कि अगर कमीशन को लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर रही है कॉम्बिनेशन में आके, या कंपटीशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर कमीशन जो है वो सेक्शन 31 में उस कॉम्बिनेशन को अलाउ करेगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, सेक्शन 29 में इन्वेस्टिगेशन करेगा, सेक्शन 30 में ये देखेगा कि जो कॉम्बिनेशन में जो भी कंपनी ने डिस्क्लोजर किए, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, जो भी प्रूफ्स दिए हैं, राइट, वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं है, वो सब कुछ लॉफुल लीगल है या नहीं है, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है। ठीक है, और सेक्शन 31 में अगर सब कुछ ठीक लगता है तो कॉम्बिनेशन को अलाउ कर देगा कमीशन। ठीक है, देन अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि कॉम्बिनेशन में एक्विजिशन वगैरह वो सब हमने पहले देखा था। अब जरूरी थोड़ी है कि एंटरप्राइजेस हमेशा कॉम्बिनेशन किसी रीजन की वजह से करेगी, अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी तो ये सब करती है ना एंटरप्राइजेस। जैसे एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज से लोन ले रही है, एक एंटरप्राइज के से डिबेंचर्स वगैरह में डील कर रही है, शेयर्स में डील कर रही है, तो हम लोग हर चीज को कॉम्बिनेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि सेक्शन 6 जो है वो किस किस को अप्लाई नहीं होता है। कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक, वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, कोई भी अगर लोन अग्रीमेंट करता है, कोई इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट करता है, कोई भी शेयर्स में सब्सक्राइब करता है, कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करता है, कोई भी एक्विजिशन करता है, और ये सब अगर उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, किसी भी एंटरप्राइज के अंडर, ठीक है, तो उसे हम लोग सेक्शन 6 से बाहर रखेंगे, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, then next comes that is under section 6 subsection 5, the public financial institution, foreign institutional investor, bank or venture capital fund are required to file and prescribe form details of the control, the circumstances for exercise of such control, and the consequences of default arising out of loan agreement or investment agreement within 7 days from the date of such acquisition और एंटरिंग इनटू सच अग्रीमेंट एज द केस में भी। अब उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी लोन अग्रीमेंट, जो ऊपर हमने पढ़ा कि ये सब चीजें सेक्शन 6 में अप्लाई नहीं होगी, तो अब सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, कोई भी बैंक या वेंचर कैपिटल हो, राइट, तो वो लोग अगर कोई भी लोन अग्रीमेंट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करते हैं, कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, तो इन सब में उनके पास कितना कंट्रोल आ रहा है, वो किस किस मैनर में किस एंटरप्राइज में इन्वॉल्व है, इन सब का डिटेल उन्हें एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में विद इन 7 डेज, जब से उन्होंने ये सब अग्रीमेंट में एंटर किया है, जो भी एक्विजिशन किया, ये जो भी एक्टिविटी उन्होंने की है उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उन सब के बारे में सीसीआई को बताना है। जब से ये सब एक्टिविटी हुई है तब से विद इन 7 डेज, ठीक है, तब से विद इन 7 डेज सीसीआई को इस एक्टिविटी के बारे में बताना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 6, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेक्शन 5 था कॉम्बिनेशन, कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, और सेक्शन 6 बताता है कि उन कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 6 में हमने क्या क्या पढ़ा कि सेक्शन 6 में हमने देखा कि कितने दिन में हम लोग सीसीआई को नोटिस दे सकते हैं, विद इन 30 डेज। ठीक है, कब से 30 डेज में बोर्ड ने अप्रूव किया तब से 30 दिन, या फिर अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट हमने एग्जीक्यूट किया तब से 30 दिन में। ठीक है, फिर कब से इफेक्ट में आएगा कॉम्बिनेशन, सीसीआई को नोटिस दिया तब से 210 दिन में, या फिर सीसीआई ने जो डेट बताई वहां से 210 दिन में। ठीक है, उसके बाद में
सेक्शन 29, 30, 31 इन 3 सेक्शंस में सीसीआई जो है वो नोटिस से डील करेगा। सेक्शन 29 में इन्वेस्टिगेट करेगा कॉम्बिनेशन को। सेक्शन 30 में देखेगा कि जो भी डिस्क्लोजर्स किए हैं वो सही है या गलत है, राइट। कंपनी ने कोई गलत या इलीगल मैनर में तो एक्ट नहीं कर रही है एंटरप्राइजेस इस कॉम्बिनेशन के थ्रू। एंड सेक्शन 31 में अगर सब कुछ ठीक लगता है तो कॉम्बिनेशन को अलाउ कर देगा, अप्रूव कर देगा, कौन? सीसीआई। नेक्स्ट कम सेक्शन 6 किस किस पे अप्लाई नहीं होता? कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक या वेंचर कैपिटल फंड जो कि एक एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, फाइनेंसिंग फैसिलिटी करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, शेयर का सब्सक्रिप्शन करते हैं एंड एवरीथिंग इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो सब सेक्शन 6 में इंक्लूड नहीं होगा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि ये जितनी भी एक्टिविटी हमने सेक्शन 6 में जो अप्लाई नहीं होती ऊपर पढ़ी हमने, ये जितनी भी एक्टिविटी है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक, वेंचर कैपिटल फंड कर रहे हैं ना, इन सारी एक्टिविटीज में इनका किस एंटरप्राइज में कितना अक्विजिशन इन्होंने किया है, कितना क्या किस मैनर में ये लोग इंटरेस्टेड है, वो सारी चीजें जब से ये एक्टिविटी उन्होंने की है तब से 7 दिन के अंदर सीसीआई को इनको पूरा डिस्क्लोजर देना है, बताना है इसके बारे में। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 6। इट्स ऑल लर्निंग पार्ट, अगेन आई एम टेलिंग। आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे, लिमिट्स याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इन लिमिट्स के बेसिस पर ही केस लॉज बन के आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई channel. Thank you and let's decode law together. Thank you so much.